I want everyone to pay attention and see sum number 10. See, the question is like this. Okay, ध्यान देने का. A school awarded 42 medals in hockey, 18 in basketball, 23 in cricket. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 सेट्स है, ठीक है? 3 सेट्स है, तो पहले हम लोग यहाँ पे सेट्स को पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? Let H equals to set of students set of medals in hockey. उसके बाद हॉकी के बाद बास्केटबॉल है शायद, ठीक है? हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. सेट ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल और C equals to set of medals in cricket. अब देखो, मैं यहाँ पे 3 सेट ड्रॉ कर रहा हूँ. हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. और मान लो ये सारे रीजन का जो कार्डिनल वैल्यू है, मैं ए बी सी डी ई एफ जी से डिनोट कर रहा हूं. A, B, C, F, G represents cardinal number of respective region. Alright. अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है. A school awarded 42 medals in hockey. So we are given number of medals awarded in hockey where it is equal to A plus B plus B plus C. A plus B plus B plus C. It is equals to how much? 42. इसके बाद लिखा हुआ है कि 18 in basketball. 18 बास्केटबॉल. अब बास्केटबॉल मतलब ये पूरा सर्कल बास्केटबॉल को डिनोट कर रहा है. So it is B plus C plus E plus F. So it is B plus C plus E plus F, and it is equals to 22. Okay, 18. Sorry. Answer is 22. Okay, 18. Next. उसके बाद 23 in cricket. 23 in cricket, which is D plus E plus F plus G. और उसके बाद लिखा हुआ है कि if these medals were backed by a total of 65 students. Now can you tell me what does this 65 represents? Can you tell me these medals were backed by a total of 65 मतलब ये क्या है बताओ तो? Union of universal set. It is net, कहीं से भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि these medals मतलब ये जो मेडल्स जो मैंने रिप्रेजेंट किया है हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये मेडल्स कितने लोगों ने बैक किए? 65 लोगों ने बैक किए. इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 इतने लोग बास्केटबॉल, इतने लोग हॉकी, इतने लोग क्रिकेट. लेकिन यहाँ तो बोल दिया है कि हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट को के पूरे जो मेडल्स है वो लाने वाले कितने लोग हैं. मतलब ये सारे स्पोर्ट्स में मेडल लाने वाले कितने लोग हैं. मतलब बोल दिया है कि हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट में मेडल्स लाने वाले कितने लोग हैं. देखो लिखा हुआ है if these medals were backed by a total of 65 students. मतलब यहाँ पे जितना स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है उतने मेडल्स के बारे में भी बात किया जा रहा है. समझ में मैंने बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? लाइक कि क्यों 65 यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इस सब में? क्यों मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं बनाना है? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि n of H union B union C is all A B C D से लेके और G तक का सारा का समेशन इट इज 65. ठीक है? बिकॉज दीज मेडल्स, मतलब ये जो मेडल्स का हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे अगर हमको मिला दे, ऐड कर दे, तो कितने लोगों ने ये मेडल जीता है? 65 लोगों ने मेडल जीता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने लोग मेडल जीते वो लोग टोटल कितने हैं? 65. सो इट्स दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट. ओके, नेक्स्ट.
अब देखो यहाँ पे एक और चीज लिखा होगा, एंड ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्कूल्स, मतलब 4 लोगों को तीनों में मेडल मिला है। तो तीनों में मेडल मिला मतलब हॉकी में भी मिला है एंड इंटरसेक्शन होता है, बास्केटबॉल में भी मिला है एंड क्रिकेट में भी मिला है। तो मतलब यहाँ पे वो कौन सा रीजन डिनोट कर रहा है, ये वाले E, और ये वैल्यू क्या है बताओ तो 4 है। ठीक है, ये वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। और हम लोग को यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 में से 2, 3 जो स्पोर्ट्स है इसमें जो हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है, 3 स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं इस सब में, इसमें 2 में सिर्फ मेडल जीतने वाले कितने लोग हैं? तो मुझे कोई बता सकता है सिर्फ 2 को कौन कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्टली B, D and F. वेरी गुड। यहाँ पे B प्लस D प्लस F का जो सम है वो किसको डिनोट कर रहा है बताओ तो? वो डिनोट कर रहा है जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लाए हैं, जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लाए हैं, जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लाए हैं। मतलब यहाँ पे मुझे आंसर जो लाना है वो B, D और F का सम लाना है। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है? इट इज B प्लस D प्लस F। ठीक है, अब एक बार हम एक काम करते हैं, जैसे ये हम लोग एक बार यूनियन का फॉर्मूला लेते हैं तीनों सेट से। ये होता है n ऑफ h प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ h इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हम लोग को ये वैल्यू पता है क्या है, 65। ये तीनों पता है हम लोग को, 42, बास्केटबॉल 18 और ये क्रिकेट 23। इन तीनों में से माइनस एन कॉमन ले और ये तीनों का आपको वैल्यूज नहीं पता। इसका वैल्यूज हम लोग को पता है, वैल्यू दैट इज 4। अगर मैं इस पूरा को लेफ्ट में ले लूं, n of h intersection b plus n of b intersection c plus n of h intersection c will be equals to how much? It will be equals to 40। समझ में ना, इस पूरा को मैंने लेफ्ट में ले लिया तो इसके आगे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। 40, 50, 60, 83, 87, 87 minus 65। What is 87 minus 65? It is 22। तुम लोग को ऐसा अगर लगता है कि ये आंसर अगर है तो तुम अपने दिमाग इसमें लगाओ कि क्या ये आंसर अपने लोगों ने जो निकाला है क्या ये सही है या नहीं। तुम एक बात बताओ, लास्ट टाइम मैंने समझाया था H इंटरसेक्शन B, H और B का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है इसमें कौन से 2 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो? कौन से 2 रीजन को? B and E। B and E। तो ये B प्लस E है। B और C का इंटरसेक्शन कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E and F प्लस F है। E and F। और H और C का इंटरसेक्शन मतलब D प्लस E। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि जो तुम लोगों ने आंसर निकाला है 22 और जो बुक में आंसर दिया हुआ है 22, क्या ये सही है या गलत है? अब यू जस्ट टेल सर रॉन्ग है। समझ में आया तो बात? क्लियर हुआ या नहीं? सर वन क्वेश्चन। सर वहाँ ब्रैकेट के पहले जो माइनस था वो कहाँ गया? इस तो पूरा एक्सप्रेशन को मैंने लेफ्ट में लेके आया, ये तो प्लस हो गया और ये राइट में लेके 65 को राइट में लेके। ओके सर, ओके। अच्छा, ये क्लियर हुआ या नहीं कि मतलब ये क्या मैंने जो लिखा है ये अपना आंसर नहीं है? ये क्लियर हो सबको? देखो तुम लोग को देख लो कि ये आंसर कैसे है। हम लोग का तो आंसर b प्लस d प्लस f के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b प्लस d प्लस f इक्वल्स टू 22 माइनस 3e कर देंगे। e प्लस e कितना होता है? 3e। 3। ये 3e राइट में गया तो क्या होगा? माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? कैन यू टेल मी? The 4। 4। ये क्या हो जाएगा? 22 माइनस 12। तो बताओ तो आंसर b प्लस d प्लस f 10। मतलब अपना जो आंसर है therefore number of medals in exactly 2 of the 3 sports
equals to 10. 10 is our answer. अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, how many medals were obtained in at least 2 sports? सुनना मेरे बात ध्यान से, at least 2 sports, तो आंसर क्या होता बताओ? सर 22 14 नहीं, एक बात बताओ क्रिश मुझे। वेरी गुड, 14 जिसने कहा, बहुत बढ़िया। कौन बोला 14? सर हम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब इससे पता चलता है कि योर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ दैट देखो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब 2 मतलब b + d + f, और 2 से ज्यादा मतलब e, मतलब आंसर क्या होता है b + d + f + e। ठीक है, तो इसमें हमको एक बार e लाना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, b + d + f + e, और 2 e को राइट में ले लेते हैं, तो 2 4 8, मतलब आंसर कितना हो जाता है 14 हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा, क्लियर हुआ ये चीज? यस, क्लियर हुआ ये कि एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में 14 क्यों होता है? क्लियर हुआ सबका? बिकॉज एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 मतलब ये 3 पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2, और 2 से ज्यादा मतलब 3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आंसर b + d + f + e होता है। ओके, नाउ यू कैन कॉपी इट। Listen here. In a survey of 100 students, अब देखो ये, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये 100 स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट है या फिर यूनियन है, ये अब एक बार क्लियर नहीं है। पूरा पढ़ के तब समझ में आएगा। देखो एक बार, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, पहले आगे पढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना। मतलब सबसे पहले यहाँ पे 3 सेट्स है। ठीक है, यहाँ पे 3 सेट्स है, और देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या है ये 3 सेट्स। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। सो वी हैव गॉट इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। ठीक है, ये तुम लोग लिख लेना, लेट वो सब लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना। अब देखो इस समय तुम लोगों को दिया क्या है। अब बताओ मुझे एक बार कि ये सबसे पहला चीज इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इंग्लिश ओनली 18 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? सर ओनली इंग्लिश सर Just English. मतलब ए, एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब सिर्फ ए। ठीक है, इंग्लिश ओनली मतलब सिर्फ ए, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, E इंटरसेक्शन H कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखने का कोई जरूरत नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा का पूरा ऑप्शन है कि तुम इसको कैसे भी लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ओनली इन हिंदी, ओनली इन इंग्लिश, सॉरी, ओनली इंग्लिश इक्वल्स टू A, and what is the value of A? उसके बाद देखो लिखा हुआ है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो कोई बता सकते हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी का मतलब कौन सा पोर्शन के बारे में बात किया जाए? इंग्लिश बट नॉट, मतलब यहाँ पे ए और डी के बारे में बात किया जा रहा है, A + D। तो मतलब A + D, and what is the value of A + D? It is 23। उसके बाद लिखा हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत मतलब इंग्लिश और संस्कृत का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, ये वैल्यू 8। उसके बाद लिखा हुआ है संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी
plus F. संस्कृत एंड हिंदी मतलब E plus F and what is the value? इस की 8 राइट। So ये बात पूरा इंग्लिश का भी दिया हुआ है शायद, इंग्लिश 26 मतलब A plus B plus D plus C equals to 28, संस्कृत 48 मतलब ये हो गया D plus E plus F plus G equals to how much? 20, 48 and no language मतलब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट। set। So no language is 24 मतलब क्या है पता नहीं, मतलब ये अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है और नो लैंग्वेज 24 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है और नो लैंग्वेज अगर 24 है, सो कैन यू टेल मी तीनों का यूनियन क्या है? इंग्लिश यूनियन, हिंदी यूनियन, संस्कृत का क्या होता है? कोई बता सकता है? 66। अगर पूरा पूरा ये बॉक्स के अंदर, ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर 100 लोग हैं और ये सर्कल के बाहर 24 लोग हैं, इसके बाहर ये इधर, इसके अंदर कितना है? ये पूरा रेक्टेंगल के अंदर 100 सर 76। तो क्या हो जाएगा? बताओ तो 76 हो जाएगा। समझ में आया तो बात? 100 minus 24। I hope it is clear to everyone. Clear everyone? Yes, sir. मतलब none of, देखो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं n of universal set complement। complement हम लोग को दिया हुआ है 24 मतलब none of the languages। लेकिन इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना समझ में आ जा रहा है कि चलो 100 minus 24 is 76 which is union of all these three languages। और देखो लिखा हुआ है how many students are studying हिंदी, हम लोग को बोला जा रहा है कि how many students are studying हिंदी मतलब n of h निकालना है। अब एक बात बताओ, हम लोग को इसका इंटरसेक्शन भी पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बार ध्यान से, हम लोग a का वैल्यू पता है 18, a का वैल्यू यहाँ पे 18 पुट कर देते हैं, d निकल जाएगा, d क्या होगा 5, d यहाँ पुट कर देते e निकल जाएगा क्या है 3, e यहाँ पुट कर देते f मिल जाएगा हाउ मच 5। उसके बाद हम लोग को निकालना है हिंदी, हिंदी का मतलब क्या हो गया b plus c plus e plus f, तो b plus c plus e plus f, e और f हो गया। तो एक काम करते हैं हम लोग, f का e का वैल्यू और उसके बाद a का वैल्यू और d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अगर हम a का वैल्यू, d का वैल्यू और e का वैल्यू पुट कर दे तो b मिल जाएगा। देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? a 18 है, उसके बाद d 5 है और e अगर 3 है, तो बताओ तो क्या होगा आंसर? 2 सर 2। एक सेकंड, 18 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 26, 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोग को अगर मान लो d मिल गया तो यहाँ पे हम लोग को d का वैल्यू पता है, e का वैल्यू भी पता है, f का वैल्यू भी पता है, g मिल जाएगा। तो बताओ तो g का वैल्यू क्या होगा? लेट अस पुट d इक्वल्स टू 5, e इक्वल्स टू 3 8, f इक्वल्स टू हाउ मच? 25। 25 हो गया। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है हिंदी, तो हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी का मतलब हो गया b plus c plus e plus f। तो हम लोग को सब कुछ पता ही है, b का वैल्यू भी पता है, c का वैल्यू भी पता है, शायद c नहीं पता है, e पता है हम लोग को 3 और f पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे c का वैल्यू बस निकालना है, तो c का वैल्यू कैसे निकल पाएगा बता सकते हो? a निकल गया, b is also known to us, d e f सब कुछ मिल गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं आराम से? हम लोग यहाँ पे e क्या c निकाल सकते हैं। कैसे? e यूनियन h यूनियन s यूनियन s, e यूनियन h यूनियन s क्या होगा? मतलब a plus b plus c plus d plus e plus f plus g and what is the value equals to 76। अगर यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट कर दें that is 18, b का वैल्यू पुट कर दे 2, d का वैल्यू पुट कर दे हम लोग what is the value of d 5, e का वैल्यू पुट कर दे हम लोग 3, f का वैल्यू पुट करें हम लोग 5 और g का वैल्यू पुट कर दे हम लोग 25। तो क्या आएगा सॉल्व करके बताओ? what is the value? सर एक स्टेप रॉन्ग है सर। कौन सा? 35 सर b 0 होगा, n of English is 26। सर n of e is 26, आप 28 लिए हैं।
कहाँ पे? सर एन ऑफ ई N of या E, बी टू N of के E. लेफ्ट में सर 26 होगा, आपने 28 लिखा है। सर और sorry, B sorry, 0 sorry. होगा. हाँ तब तो 0 थे, अब तो बहुत कुछ गड़बड़ हुआ होगा शायद। अच्छा हाँ, यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक होगा, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने कॉपी मतलब 26 वैल्यू लेने में मैंने गलती की है। यहाँ पे 28 था, यहाँ पे मैंने सर copy सब की। कुछ अलग हो जाएगा सर. G भी 35 आएगा. जी में तो बी है ही नहीं सर। और तो कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा तो। वही सर, जी में तो बी नहीं है, तो जी का वैल्यू राइट ही है। सर पर G 35 आएगा. सर 35 आएगा. 35 आएगा. हाँ सर। हाँ यहाँ पे 35 आएगा क्या जी? अच्छा फिर से हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत सर और ई भी शायद अलग आएगा। अच्छा हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू 18 है तो डी का वैल्यू 5 है, ये तो सही है। ठीक है, डी का वैल्यू उन्होंने 5 पुट किया तो ई 3 मिला, ये भी सही है। ई का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट किया तो एफ 5 मिला, ये भी सही है। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और ई का वैल्यू पुट किया मैंने। ए इज हाउ मच 5, 18 सॉरी, डी इज हाउ मच 5 एंड ई इज हाउ मच 3, 26, तो ये बी 0 आ गया, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डी का वैल्यू 5 पुट करें, ई का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 5, तो जी का वैल्यू क्या मिलेगा 10, 13 एंड व्हाट इज 48 माइनस 13? हाँ ये गलती है, तो कैलकुलेशन में तुमने गलती बोला था 25 था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जी का वैल्यू 35 पुट करें और डी का वैल्यू 0 पुट करें तो क्या मिलेगा? देखो तो एक बार सी का वैल्यू टेल मी 45 सर 10. 10 श्योर Yes 10 sir. मिल रहा है तो, और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे बस 10 लगा सर यहाँ पे भी 0 कर दो ना बी को। ई का वैल्यू 0 कर देना और कुछ नहीं। 18 आंसर 18। उसके बाद लास्ट में क्या क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी मतलब इंग्लिश एंड हिंदी मतलब बी प्लस ई। तो बी पता है हम लोग को 0, ई पता है हम लोग को 3, सो व्हाट इज आंसर? 3। Listen. ध्यान देना, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? There are 2 subjects English. We are talking about number 8. Okay. There are 2 subjects English and science. ठीक है, English and science. तो अगर सब कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब कितना परसेंट है? यूनिवर्सल सेट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100% को represent करेगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 56% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन, ई क्या डिनोट कर रहा है? फेल्ड, याद रखना। एस क्या डिनोट कर रहा है? फेल्ड इन साइंस, राइट? ये पास नहीं डिनोट कर रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो फेल्ड मतलब ए प्लस बी प्लस सी, फेल्ड इन इंग्लिश मतलब ए प्लस बी, कितना है 56%, मतलब 56 ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं हम कुछ परसेंटेज हटा के 56। सर ए प्लस बी क्यों? ए होगा ना खाली, खाली इंग्लिश में तो फेल हुआ। ओनली इंग्लिश थोड़ी ना बोला है, नहीं बोला है, ओनली इंग्लिश नहीं बोला है, इंग्लिश बोला है। ओ अच्छा ओके। उसके बाद फेल्ड इन साइंस मतलब बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना है बताओ यहाँ पे? 48%, राइट है ना? 48। और बोथ कितना है? 18% है ना शायद? 18%। यस 18। कितने लोग किसी में भी फेल हुए, मतलब लिखा तो ये है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दोस हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो इसके बाहर वाले लोग जो होंगे वो क्या होगा बताओ तो? क्या निकालना है बताओ तो? So pass. पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स मतलब इस सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो लोग या तो एक सब्जेक्ट में या तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। सुनना ध्यान से, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ साइंस में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रीजन जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ। तो कौन लोग दोनों में पास हुए सर्कल के बाद? तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट 14% यूनियन माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम यूनियन माइनस कर दें तो यूनियन क्या होगा? n of e plus n of f, s minus n of h intersection s, that is 56 plus 48 minus 18 क्या होगा?
86. 14%. ऑलराइट, 14 है मतलब आंसर क्या लिखेगा? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, क्या लिखोगे तुम लोग? 14%. बहुत आसान है. तुम लोग एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट क्यों क्या होगा बोलो तो तुम लोग यहाँ सोच रहा होगा कि फेल्ड दिया हुआ तो फेल्ड से हम पास निकाल लेते पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, वहां पे गड़बड़ होगा. ठीक है, वेन डायग्राम, इसीलिए वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. फेल्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ई और एस से, तो पास कितने लोग होंगे इसके बाद? तो इसका यूनियन निकाल लो और टोटल में से माइनस करो. ओके, if you like try to solve NCERT book, you will not find any doubt till exercise 1.6. I'm 100% sure 1.6 तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1.6 एक्सरसाइज वेन डायग्राम मतलब व्हाट प्रॉब्लम्स है उसमें हमको नहीं लगता यहाँ पे इतना जो सिंपल सा सम्स दिया हुआ है इसमें कोई डाउट आएगा. 1.5 तुम्हारा नॉर्मल ही है सब, 1.5 1.4 ये सब ऑपरेशंस है. हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस में थोड़ा डिफरेंट. Now which are the sums we are going to do from miscellaneous? Please mark the questions. Number 3, पहले हम लोग ये सब करेंगे. उसके बाद नंबर 8, 9, 10 and 11. ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये 13, 14, 15, 16 ये ऑलरेडी हो चुका है आने सलवार में. Okay, so we'll start these questions. So everyone note down. First of all, you will have to write down few laws, and using these laws we are going to start the question जो मैंने मार्क करा. तो एक बार ये laws लिखो सबसे पहले. First one is De Morgan's law. Before De Morgan's law, let me start with. See, union of two or more sets is commutative. What do you mean by this? It means that A union B is same as B union A. मतलब अगर मान लो हम दो सेट का यूनियन निकाल रहे हैं और अगर हम मान लो बोला जा रहा है फाइंड A यूनियन B या फिर मुझे बोला जा रहा है फाइंड B यूनियन A, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है. सो यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर बोथ कम्यूटेटिव. प्लीज नोट डाउन. कम्यूटेटिव का मतलब जैसे कि मान लो 2 + 3 का वैल्यू और 3 + 2 का वैल्यू सेम है तो एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव है. वैसे ही यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर कम्यूटेटिव. नंबर 2. नाउ व्हाट इज डे मॉर्गन्स लॉ? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. देखो डे मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है? सपोज वी हैव गॉट A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट. ठीक है, कंप्लीमेंट है तो ये किसके बराबर होगा बताओ तो? A कंप्लीमेंट, A के ऊपर कंप्लीमेंट. अगर यूनियन पे कंप्लीमेंट लगेगा तो बताओ तो यूनियन क्या बन जाएगा? यूनियन पे अगर कंप्लीमेंट लगेगा तो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन. ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट है तो फिर ये हो जाएगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. तो ये दोनों हो गया डे मॉर्गन्स लॉ. ओके, ऑर्बिटल फास्ट. सर दोनों अपने सेम ही लिखा है. हाँ सर, दोनों सेम लिखा है. ठीक है, अगर यूनियन है तो यूनियन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. और अगर इंटरसेक्शन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनियन. देन नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, यूनियन का आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब समझते हैं ना, जैसे कि प्लस का आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब वो ऐसा कौन सा नंबर होता है कि अगर हम 2 को उस नंबर के साथ ऐड करें तो 2 का आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, मतलब 2 2 ही रहेगा. बताओ. 0. ठीक वैसे ही एक बात बताओ तुम लोग, यूनियन अगर हम A को यूनियन करेंगे किसके साथ तो उसका आंसर वापस से A ही होगा. बताओ तो कोई बता सकता है? A के अलावा 2 के अलावा वो नंबर 2 के अलावा होना चाहिए. जैसे आइडेंटिटी मैंने जब बोला तो 2 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए. तो बताओ तो A का आइडेंटिटी मतलब अगर तुम लोगों ने A का सो 5. जैसे नहीं A गलत क्यों है? देखो क्योंकि 0 हर एक के साथ आंसर 3 होगा. 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे आंसर 3 होगा. अगर हम A को किसी के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर वो नंबर का
ए आएगा, देखो तो ए का ए, बी यूनियन ए भी ए होता है, पी होगा क्या? होगा ऐसा? नहीं। तो मैंने पूछा तुमसे कि यूनियन का आइडेंटिटी क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या फाई। होगा? फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन फाई, मतलब अगर हम नल सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो रिजल्ट वापस से ए होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम नल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करें तो रिजल्ट क्या होगा? वापस से वो सेट ही होगा। ठीक है, अगर हम मान लो यूनियन करते हैं इसको नल सेट के साथ तो वापस से रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 है। ओके, अब मुझे कोई बता सकता है कि इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी क्या होगा? यस, इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी क्या होगा? कोई बता सकता है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन? दिमाग में नहीं है? यूनिवर्सल सेट। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ए को, किसी भी सेट को अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दिमाग लगाओ एक बार, किसी भी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिजल्ट वापस से क्या आएगा? यही तो आएगा। दिमाग लगाओ, होगा या नहीं होगा? कोई भी सेट, एनी फॉर एनी सेट इफ यू टेक, डोंट यू थिंक दैट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल्स टू सेट ए? ठीक है, Yes, तो sir. ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट नंबर 4। अब ध्यान देना एक बार, व्हाट इज ए यूनियन, ए कंप्लीमेंट? एनीवन? वेन डायग्राम में सोच के बताओ। वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ए बना So U, so universal set. और उसके बाद ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट ये हो गया ए। ठीक है, ए कंप्लीमेंट मतलब ये, और दोनों का यूनियन मतलब क्या होगा बताओ? दोनों का यूनियन So universal Universal set. set. रिजल्ट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए कंप्लीमेंट? So phi. सब नल सेट। एक बार पहले ये सारे कॉपी। Yes, sir. सो आई रिपीट वंस अगेन, इसको लिख देना कम्यूटेटिव लॉ। ये तो डिमॉर्गन्स लॉ की आइडेंटिटी, यूनियन का आइडेंटिटी, इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी। ये कौन सा लॉ है? कंप्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट, अब बताओ तुम लोग, ए यूनियन ए क्या होगा बताओ? Yes, tell me. What will be A Sir, union A? A union A will be equals to how much? A Sir, and A intersection A and A intersection A. So A. अच्छा एक बात बताओ तो 2A कैसे हो? अगर हम A को A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, A 1 2 3 है और मान लो वापस मैंने A 1 2 3 लिख दिया, तो दोनों को अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या A ही होगा, 1 2 3 होगा ना? 2A क्यों होगा? So A union A equals to A. A intersection A is also A. This law is called idempotent law. याद रखने का कोई जरूरत नहीं है वैसे। idempotent, चलो लिख दो, अच्छा है। idempotent law. idempotent law. अब हम सर तो आप नंबर 3 में क्यों फाइल किया? ये तो अलग चीज हो गया ना, ये तो तुम्हारा यूनियन का आइडेंटिटी है नल सेट, और इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। ये अलग चीज हो गई। ये बता रहा है ये कि अगर हम दो सेट का अगर हम यूनियन करते हैं सेम सेट का तो आंसर ए ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन ए भी ए रहेगा और ए यूनियन ए भी ए रहेगा। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब अगर मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है और बीच में यूनियन है तो क्या होगा? ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नंबर 2, अगर मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब जैसे मान लो a इंटू है, a इंटू बी प्लस सी, नॉर्मल अलजेब्रा में ए बी प्लस ए सी हो जाता है, होता है कि नहीं? वैसे ठीक वैसे ये भी a इंटरसेक्शन b यूनियन सी है तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अगर यूनियन है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मतलब ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है
और ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम लोग सम स्टार्ट करते हैं कॉर्पस फर्स्ट। सी व्हाट इज ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बताओ, बहुत सिंपल सा। सर ए। सिंपल सा, ए के बराबर होगा क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं ए ले लूं, सेट ए सपोज मान लो सेट ए और यूनिवर्सल सेट है, सेट ए का कंप्लीमेंट ये। अब बताओ तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? वापस से तो ये होगा सेट ए, ठीक है। Now see number 8. A minus B is also written as A intersection B complement, and B minus A is also written as B intersection A complement. मतलब A minus B का मतलब और A intersection B complement का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम वे B minus A या B intersection A complement दोनों एक ही चीज है। एक बार कॉपी करो, मैं वेन डायग्राम से बताया था, कॉपी करो, मैं वेन डायग्राम से बताया था। Now listen to me. Suppose मान लो A है, set A. This is set A. Okay, and we have set B. Now which region represents A minus B? You know that this particular region represents A minus B. ठीक है? अब एक बात बताओ, मैं सपोज ए ड्रॉ कर रहा हूं वापस से, ठीक है, वापस से मैं ए ड्रॉ कर रहा हूं। ए ड्रॉ करने के बाद मैंने पूरा को शेड कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है, पूरा ग्रीन कलर से मैंने ए को शेड कर दिया। अब बताना एक बार, अगर सपोज मैं बी को रेड से बना रहा हूं, बी को रेड से मैं बना के, और मैं अगर बी का कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो मुझे कोई बता सकता है कि बी का कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कौन से रीजन को शेड करना पड़ेगा? बताओ, कोई बता सकता है? एनीवन? बी तो ये पूरा यूनिवर्सल, बी, हां फिर से यूनिवर्सल का प्लस ए डैश, मतलब इन सिंपल बी के अंदर जो भी पार्ट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर बी को छोड़ के जो भी पार्ट है, उस पूरा को शेड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो बी कंप्लीमेंट होगा। बी कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि नहीं? बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, ओके। अब बताओ मुझे, जब मैं शेड कर दिया, करने के बाद ए का मतलब सुनना एक बार ध्यान से, ए का मतलब हो गया ग्रीन कलर, बी कंप्लीमेंट मतलब हो गया रेड कलर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ए मतलब ग्रीन एंड मतलब इंटरसेक्शन कॉमन, बी कंप्लीमेंट का कौन सा रीजन? एक ग्रीन कलर का और रेड कलर का कौन सा कॉमन रीजन है? यहाँ पे बताओ तो कौन सा? देखिए कौन सा रीजन है जो मैंने दो कलर से शेड किए। अब ये मत बोलना सर ये दो कलर वैसे नहीं, मतलब कौन सा रीजन, मैं रीजन का बात कर रहा हूँ, किस रीजन को मैंने दो कलर से शेड किया? बताओ तो सर ए माइनस बी। क्लियरली ये देखो ध्यान से, ये रीजन ही तो मैंने दो कलर से शेड किया ना, देखो ये वाला रीजन। इस रीजन के अंदर तुम्हारा ग्रीन कलर भी है और रेड कलर भी है, देखो रेड कलर भी और ग्रीन कलर भी। So that's why we find that A minus B is same as A intersection B complement. Note down everything. ठीक है, अगर मान लो A minus B बोला जाए तो हम उसको A intersection B complement लिखे, एक ही बात। And same way B minus A बोलो या B intersection A complement, दोनों का मतलब सेम ही है। Alright, with this everyone. Yeah, fart smells so freaking bad. इसके बाद देखना एक बार, You tell her. इसके बाद देखना सम नंबर 8, इसके बाद सम नंबर 8 देखना एकदम। आई थिंक ये क्लियर है सबका? यस यस सर। देखना चलिए, अब हम लोग पहले सम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखना है, देखो ध्यान से,
we have A union A intersection B union A minus B। हम लोग को शो करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, फॉर एनी सेट्स A and B। अब सुनना एक बार ध्यान से। Let us take RHS। सबसे पहले ये बताओ मुझे तुम लोग कि हम लोग A माइनस B को कैसे लिख सकते हैं, बताओ तो। इसका ऑड नोटेशन क्या है, बताओ तो। ऑड लिखने का तरीका क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया था, बताओ एक बार। A intersection B dash। A intersection B कंप्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। अब बताओ क्या मैं इसको, ध्यान देना एक बार, क्या मैं इसको लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन, देखो एक बार ध्यान से, A इंटरसेक्शन B यूनियन B कंप्लीमेंट, प्लीज चेक वंस। क्या मैं इसको लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन B कंप्लीमेंट? प्लीज नोट डाउन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पर देखो एक बार तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना। और ध्यान से यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे A इंटरसेक्शन है और यहाँ पे B यूनियन C, तो इसको हम लोग A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर मान लो हम यहाँ से सपोज ऐसे नहीं लिख सकते, देखो एक बार, सपोज ये दोनों जगह A इंटरसेक्शन है, तो मैं A इंटरसेक्शन लिख के ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C लिख सकता हूँ, कोई नहीं यहाँ पे भी। ओके, अब बताओ मुझे एक बार, व्हाट इज B यूनियन B कंप्लीमेंट? टेल मी, व्हाट इज B यूनियन B कंप्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो लिखा हुआ है कॉपी में। व्हाट इज A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट? क्या बात है, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है क्या किसी को? A, sir, A. A intersection universal set is equals to null set। how null set? कॉपी में देखो एक बार अपना, A intersection universal set क्या होगा? सेट A होगा। अभी मैंने बताया था, अपनी कॉपी में चेक करके देखो सब कोई। What is A intersection universal set? A। Sir, A. A है ना, null set थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना कि A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और यहाँ लिख देना कि एनी सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज सेट व्हिच इज इक्वल टू LHS। अब सम नंबर 8 का जो दूसरा पार्ट है वो एक बार कर दो अभी। Everyone note down, you all try the rest questions, that is question number 3, 4, 8, 9, 10 and 11 from NCERT.